यूपी में होने वाला है कुछ बड़ा। सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी की रद्द, 11 जिले अलर्ट पर। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला आया है। नवरात्र, दशहरा के त्योहारों और संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रमों के मद्देनजर 18 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों की छुट्टी रद्द कर दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर भी है। इतनी अलर्ट कि 11 जिलों में अधिकारी मैदान में उतर आए हैं। बड़े अधिकारी कैंप कर रहे हैं। लेकिन ऐसा मामला क्या है जो उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर है? आइए आपको बताते हैं कि 3 अक्टूबर को खलीमपुर खीरी का मामला हुआ था, जिसमें 4 किसानों सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अब किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने इस मामले को लेकर आंदोलन छेड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। आपको बता दें कि खलीमपुर खीरी के मामले के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर ली है। करीब 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा देश भर में सत्ता पक्ष के नेताओं का विरोध भी लगातार जारी है। ऐसा ही विरोध खलीमपुर खीरी में भी खलीमपुर खीरी में करने के लिए किसान जमा हुए थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी से एक बड़ा हादसा हो गया। वहीं अजय मिश्रा को हिरासत में लेने में पुलिस में काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसकी वजह से भी किसान काफी ज्यादा नाराज थे। अब आगे देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की अलर्ट होती पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। नरेंद्र सिंह तोमर के लिए खतरा बन गए महाराज, जाने समीकरण। मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ भी होता रहे, परंतु ग्वालियर चंबल संभाग में राजा एक ही होता है। मार्च 2020 से पहले तक भाजपा के राजा नरेंद्र सिंह तोमर थे और कांग्रेस के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया। परंतु सिंधिया के भाजपा में आने के बाद समीकरण बदल गए हैं। पिछले 18 महीनों में उन्हें 4 प्रमोशन दिए गए हैं। बहुत ही जल्द वह भाजपा में नरेंद्र सिंह तोमर के समकक्ष पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि महाराज बहुत जल्द नरेंद्र सिंह तोमर को पीछे छोड़ देंगे। महाराज नरेंद्र सिंह तोमर को बहुत जल्द पीछे छोड़ देंगे। आखिर कैसे? ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा के दोनों नेता भी बराबरी पर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तौर पर सदस्य में भी शामिल हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा की कार्यकारिणी में सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि ग्वालियर चंबल संभाग का राजा कौन होगा? कौन होगा जो टिकट वितरण करेगा? दोनों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाए, ग्वालियर की जमीन पर यह कतई संभव नहीं है। आपको बता दें और यह भी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2023 तक दोनों नेताओं के बीच सीधा संघर्ष शुरू हो जाएगा। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। मात्र 18 महीनों की अवधि में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जमीनी कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया और जमीनी कार्यकर्ता ही नरेंद्र सिंह तोमर के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ही जल्द भाजपा के वफादार, निष्ठावान और जमीनी कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह तोमर के समकक्ष आ गए हैं। अब अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि जल्द ही ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया का कद बढ़ता ही जा रहा है, उससे अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर को पीछे छोड़ देंगे। सिंधिया जब भी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहते हैं तो मध्य प्रदेश का दूसरा नेता उनके सामने टिक नहीं पाता। भारतीय जनता पार्टी भी सिंधिया को बॉस बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। अब आगे देखना होगा कि ग्वालियर चंबल संभाग में क्या होता है, राजनीतिक समीकरण वहां के क्या होते हैं।
क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर देखना चाहती है? सिंधिया को एमपी में सीएम बनाने की तैयारी कर रही है क्या भाजपा? क्योंकि जिस हिसाब से सिंधिया का दबदबा बढ़ता जा रहा है, उससे अनुमान तो यही लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस नई लिस्ट में मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, लेकिन ऐसे नेता जिनका नाम शामिल किया गया है जो पिछले कुछ सालों में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, वो नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने बीते 1.5 सालों में ही अपना दबदबा दिखा दिया है। आपको बता दें कि जब सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर रहते हैं तो मध्य प्रदेश का दूसरा नेता उनके सामने टिक नहीं पाता। भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें बिल्कुल बॉस बनाने की पूरी तैयारी कर रही है और कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं, उनकी जन आशीर्वाद यात्रा को देखकर भी यह अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से उनका स्वागत सत्कार हुआ, जिस तरह से आवभगत हुई, दूसरे नेता दिन रात उनकी सेवा में लगे रहे, तो अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में युवाओं के बीच, वैसे ही सिंधिया काफी लोकप्रिय माने जाते हैं और जन आशीर्वाद यात्रा सबके सामने है। सबको पता है कि जन आशीर्वाद यात्रा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का किस तरह भव्य स्वागत किया गया। बीते 1.5 सालों में ही बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या क्या मिला, हम आपको बताएंगे। जब से कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तब से ही उनका दबदबा भाजपा में बढ़ता जा रहा है। भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया को राज्यसभा की टिकट दी गई, उनके समर्थकों को, विधायकों को मंत्री पद दिया गया। 1 साल के अंदर ही वे केंद्र में मंत्री भी बनाए गए और केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई और अब वे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा भी बन गए हैं। यह सब दर्शाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में दबदबा किस तरह बढ़ता जा रहा है। अब यह दबदबा और आगे क्या करता है देखना होगा मध्य प्रदेश की जनता को। मध्य प्रदेश में खाद की लूट के मामले पर सियासत तेज है। कमलनाथ सहित विपक्ष ने साधा है सरकार पर निशाना। मध्य प्रदेश में खाद के मामले को लेकर किसान उग्र रूप ले रहे हैं। मुरैना में किसानों ने सोमवार को खाद से भरा एक ट्रक लूट लिया। हालात ने बेकाबू होते देख मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद किसान बोरिया, जिस तरह लाठीचार्ज शुरू हुआ और किसानों ने बोरिया लेकर भाग गए। इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रदेश में खाद की किल्लत पर विपक्ष जमकर निशाना साध रही है। खाद मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, एमपी के किसान बिजली और खाद के दोहरे संकट से परेशान हैं। प्रदेश में रबी फसल की बुवाई शुरू हो चुकी है। खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। डीएपी में भारी कमी बनी हुई है और कालाबाजारी हो रही है। किसान खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए हैं। कमलनाथ ने कहा, खुद केंद्रीय कृषि मंत्री के क्षेत्र में बुरी स्थिति है। कमी के कारण खाद की लूट हो रही है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री के क्षेत्र में भी खाद की लूट की घटना हो चुकी है। आपको बता दें कि खाद की लूट के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो भी प्रदेश के सहकारिता मंत्री के क्षेत्र में भी खाद की लूट हो चुकी है। वही इस घटना को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, शिवराज जी, बिजली संकट शुरू होते ही खाद की परेशानी में भी ग्रामीण अंचलों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। सरकार किसानों से किस जुर्म का बदला ले रही है? खाद के मामले पर सरकार घिरती नजर आ रही है। वहीं भिंड, मुरैना और ग्वालियर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमले बोल रही है। अब बात करते हैं
महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बयान को लेकर महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बयान पर केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने हमला बोला है। शहादत पर चुप्पी, ड्रग्स पर यारी, समझ आ गई आपकी नीयत। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखा पलटवार किया है। गृह मंत्री ने कहा कि शहादत पर महबूबा चुप्पी साधे हुए हैं और ड्रग्स पर यारी दिखा रहे हैं। वाह महबूबा, समझ आ गई तुम्हारी नीयत। आगे कहा कि आईडी देखकर कश्मीर में लोगों को गोली मारी जा रही है, यह नीयत समझ से परे है। गृह मंत्री ने कहा प्रदेश में खाद्य संकट पर गृह मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कालाबाजारी जो भी करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सीएम शिवराज की साख दांव पर, आज ये अंतिम मौका। 19 अभ्यर्थियों में से कितने रहेंगे मैदान में, इसका होगा आज फैसला। सतना रेगांव विधानसभा उपचुनाव 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसके लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। यहां तक सबकी नजरें भाजपा से पूर्व विधायक स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी के पुत्र पुष्पराज बागरी और उनके छोटे बेटे देवराज बागरी की पत्नी वंदना बागरी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भाजपा में टिकट की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे पुष्पराज बागरी, उनके परिवार से किसी को भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला है। उनके छोटे भाई की पत्नी वंदना बागरी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी के पुत्र पुष्पराज बागरी को मनाने की काफी कोशिशें की, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रहीं। पुष्पराज बागरी और उनके छोटे भाई की पत्नी वंदना बागरी ने अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया है। रेगांव विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। पिछले दिनों सतना पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी के पुत्र पुष्पराज बागरी को मनाने की काफी कोशिशें की, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रहीं। अभी तक पुष्पराज बागरी और उनके छोटे भाई की पत्नी वंदना बागरी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। आज अंतिम दिन है और अगर भाजपा के दोनों बागी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस नहीं लेते तो भाजपा की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। वहीं एक और वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने अपनी चुनावी सभाओं में भाषण देकर सनसनी फैला दी है। अगर पुष्पराज बागरी को अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उन्हें कल्पना बागरी को कांग्रेस से जिताना होगा। अभी तक की स्थिति जो सामने आई है उसमें भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से कहीं ज्यादा बागरी परिवार से होता नजर आ रहा है। 5 ऐसे सदस्य मैदान में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, जिनके पारिवारिक रिश्ते एक दूसरे से हैं। बहरहाल फैसला तो जनता के हाथ में है कि वो आने वाले 30 अक्टूबर को कौन से प्रत्याशी को अपनी पसंद बनाते हैं। भाजपा अपनी सीटों को कायम रख पाती है या फिर एक ही परिवार के 5 लोगों के चुनाव मैदान में आने से बिसात बदलती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से अभी तक उम्मीदवारी सामने आई है उससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। सीएम शिवराज की साख दांव पर, आज ये अंतिम मौका। 19 अभ्यर्थियों में से कितने रहेंगे मैदान में, इसका होगा आज फैसला। सतना रेगांव विधानसभा उपचुनाव 30 अक्टूबर को होने जा रहा है। इसके लिए नामांकन दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के नामांकन वापस लेने की आज अंतिम तिथि है। यहां तक सबकी नजरें भाजपा से पूर्व विधायक स्वर्गीय जुगल किशोर बागरी के पुत्र पुष्पराज बागरी और उनके छोटे बेटे देवराज बागरी की पत्नी वंदना बागरी पर टिकी हुई हैं, क्योंकि भाजपा में टिकट की दौड़ में सबसे आगे माने जा रहे पुष्पराज बागरी, उनके परिवार से किसी को भी भारतीय जनता पार्टी से टिकट नहीं मिला है। उनके छोटे भाई की पत्नी वंदना बागरी निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इसके बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी के पुत्र
पुष्पराज बागरी को मनाने की काफी कोशिशें की, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रहीं। पुष्पराज बागरी और उनके छोटे भाई की पत्नी वंदना बागरी ने अपना नामांकन पत्र वापस नहीं लिया है। रेगांव विधानसभा के उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई जा रही हैं। पिछले दिनों सतना पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पूर्व विधायक जुगल किशोर बागरी के पुत्र पुष्पराज बागरी को मनाने की काफी कोशिशें की, लेकिन सभी कोशिशें नाकाम रहीं। अभी तक पुष्पराज बागरी और उनके छोटे भाई की पत्नी वंदना बागरी ने अपना नामांकन वापस नहीं लिया है। आज अंतिम दिन है और अगर भाजपा के दोनों बागी उम्मीदवार अपना नामांकन वापस नहीं लेते तो भाजपा की मुश्किलें और भी बढ़ जाएंगी। वहीं एक और वरिष्ठ नेता और विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल ने अपनी चुनावी सभाओं में भाषण देकर सनसनी फैला दी है। अगर पुष्पराज बागरी को अपने पिता को सच्ची श्रद्धांजलि देनी है तो उन्हें कल्पना बागरी को कांग्रेस से जिताना होगा। अभी तक की स्थिति जो सामने आई है उसमें भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से कहीं ज्यादा बागरी परिवार से होता नजर आ रहा है। 5 ऐसे सदस्य मैदान में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, जिनके पारिवारिक रिश्ते एक दूसरे से हैं। बहरहाल फैसला तो जनता के हाथ में है कि वो आने वाले 30 अक्टूबर को कौन से प्रत्याशी को अपनी पसंद बनाते हैं। भाजपा अपनी सीटों को कायम रख पाती है या फिर एक ही परिवार के 5 लोगों के चुनाव मैदान में आने से बिसात बदलती है, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जिस तरह से अभी तक उम्मीदवारी सामने आई है उससे चुनावी समीकरण पूरी तरह बदला हुआ नजर आ रहा है। क्या यूपी में होने वाला है कुछ बड़ा? सभी पुलिस कर्मियों की छुट्टी की रद्द, 11 जिले अलर्ट पर। उत्तर प्रदेश की सरकार की ओर से एक बड़ा फैसला आया है। नवरात्र, दशहरा के त्योहारों और संयुक्त किसान मोर्चा के कार्यक्रमों के मद्देनजर 18 अक्टूबर तक उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारी और कर्मचारी की छुट्टी रद्द कर दी गई है। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर भी है। इतनी अलर्ट कि 11 जिलों में अधिकारी मैदान में उतर आए हैं। बड़े अधिकारी कैंप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा मामला क्या है जो उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड पर है? आइए आपको बताते हैं कि 3 अक्टूबर को खलीमपुर खीरी का मामला हुआ था, जिसमें 4 किसानों सहित 9 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद अब किसान संगठन संयुक्त किसान मोर्चा ने इस मामले को लेकर आंदोलन छेड़ने की पूरी तैयारी कर ली है। संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। आपको बता दें कि खलीमपुर खीरी के मामले के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के खिलाफ आंदोलन छेड़ने की तैयारी कर ली है। करीब 1 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है और किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली की सीमा पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके अलावा देश भर में सत्ता पक्ष के नेताओं का विरोध भी लगातार जारी है। ऐसा ही विरोध खलीमपुर खीरी में करने के लिए किसान जमा हुए थे। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे की गाड़ी से एक बड़ा हादसा हो गया। वहीं अजय मिश्रा को हिरासत में लेने में पुलिस में काफी मशक्कत करनी पड़ी, जिसकी वजह से भी किसान काफी ज्यादा नाराज थे। अब आगे देखना होगा कि उत्तर प्रदेश की अलर्ट होती पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। मोदी और योगी पर निशाना साधते रह गई प्रियंका गांधी। उधर कांग्रेस, बसपा, पूर्व विधायकों और दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने थाम लिया भाजपा का दामन। उत्तर प्रदेश में एक और प्रियंका गांधी ने किसान न्याय रैली को संबोधित करते हुए योगी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस और बसपा को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल दोनों दलों के 1 दर्जन से अधिक नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने वाले इन नेताओं में पूर्व विधायक भी शामिल हैं। रविवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। मिली जानकारी के अनुसार पनियार के पूर्व विधायक देवनारायण सिंह और सहारनपुर नगर के पूर्व विधायक
ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी से विधान परिषद सदस्य रहे बिजनौर के सुबोध पाराशर पूर्व जिला पंचायत सदस्य रही अपनी पत्नी गायत्री पाराशर के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली है। कुशीनगर के हटा से बसपा नेता बीरेंद्र सिंह के साथ ही बाराबांकी के हैदरगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर 2012 में चुनाव लड़े आर.के. चौधरी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। सोनभद्र की बुद्धि से निर्दलीय विधायक रही रूबी प्रसाद, हरदोई से बसपा के पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार पासी, आगर से बसपा से विधायक रहे सूरजपाल, वाराणसी के सोहनिया से बसपा नेता डॉक्टर भावना पटेल, बुलंदशहर से राष्ट्रीय लोकदल के नेता वीरेंद्र सिंह लौर, चौधरी प्रताप सिंह तथा वाराणसी के युवा सपा नेता शुभम गुप्ता ने भाजपा की सदस्यता ली है। राजनीतिक कार्यक्रमों को छोड़कर शेष किसी काम पर खर्चा करने सरकार के पास नहीं है पैसा। अब पेट्रोल जैसी होगी बिजली की कीमतों में वृद्धि। मध्य प्रदेश के हालात खराब हैं। यहाँ के नागरिकों को भारत के किसी भी राज्य के दूसरे नागरिकों की तुलना में ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है। जल्दी हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं, क्योंकि बिजली की कीमतें भी ठीक उसी प्रकार बढ़ने लगी हैं जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई थी। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन अब मात्र 40% रह गया है। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। हम बात करें पुराने दिनों की, जब मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन डिमांड से ज्यादा होता था। आज की तारीख में स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश की कुल क्षमता का 40% ही रह गया है। 60% बिजली अभी सेंट्रल सेक्टर से ली जा रही है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी भरपाई जनता अपने पैसे से करेगी, मतलब इसकी भरपाई आपको ही करनी होगी। आने वाले दिनों में बिजली के दामों में जबरदस्त वृद्धि की जाएगी, या शायद हर महीने थोड़ी थोड़ी करके पेट्रोल की तरह बिजली के दाम भी बढ़ाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के हालत इतने खराब क्यों हैं, यह हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार लोन लेती जा रही है। लोन पर ब्याज तो लगता है। अब लोन का ब्याज चुकाने के लिए सरकार जनता पर टैक्स बढ़ाती है। लोन की रकम बढ़ाते बढ़ाते अब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। इसलिए जनता पर टैक्स की दरें भी बढ़ते बढ़ते देश में सबसे ज्यादा हो गई हैं। बावजूद इसके वोटों को लुभाने वाले कामों पर सरकार द्वारा बेहिसाब रुपए खर्च किया जा रहा है। नतीजा यह है कि अभी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। बिजली बनाने वाला, कोयला खरीदने वाले के लिए पैसे नहीं बचे हैं। सरकारी खर्चे पर मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार वाले राजनीतिक कार्यक्रम को छोड़कर शेष किसी काम के लिए सरकार के पास अब पैसा नहीं बचा है। वहीं उपचुनाव की बात करें तो बागरी परिवार के विरासत पर बगावत के तेवर नजर आ रहे हैं। बीजेपी की बढ़ रही है मुश्किलें। मध्य प्रदेश उपचुनाव सतना के रेगांव में विरासत के लिए बगावत के तेवर अब सामने आने लगे हैं, जहां बागरी परिवार के 5 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है। दरअसल पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक रहे जुगल किशोर बागरी के निधन से रिक्त हुई रेगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव में उनके ही परिवार के 5 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा भर दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की संकट बढ़ गया है। बागरी परिवार के इन्होंने भरा फार्म, जिन्होंने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। रेगांव उपचुनाव के लिए बागरी परिवार से जिन्होंने फार्म भरा है, उसमें पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रहे जुगल किशोर बागरी के बड़े बेटे पुष्पराज बागरी तथा उनकी छोटी बहू वंदना ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। जबकि रिश्तों के भतीजे व पूर्व विधायक धीरू बागरी ने पर्चा दाखिल किया है। वहीं रिश्ते की बहू रानी बागरी ने भी अपना नामांकन फॉर्म भरा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिवंगत नेता जुगल किशोर बागरी की बागडोर को संभालने के लिए उनकी छोटी बहू की भतीजी
प्रतिमा बागरी को भाजपा से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। अब स्थिति यह लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कांग्रेस से कहीं ज्यादा बागरी परिवार से होता दिखाई दे रहा है। अभी तक की जो स्थिति सामने आई है उसमें भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से कहीं ज्यादा बागरी परिवार से होता नजर आ रहा है। 5 ऐसे सदस्य मैदान में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं जिनके पारिवारिक रिश्ते एक दूसरे से हैं। बहरहाल फैसला तो जनता के हाथ में है कि वो आने वाले 30 अक्टूबर को कौन से प्रत्याशी को अपनी पसंद बनाते हैं। भाजपा अपनी सीट को कायम रख पाती है या फिर एक ही परिवार के 5 लोगों के चुनाव मैदान में आने से बिसात बदलती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से अभी तक में उम्मीदवारी सामने आई है उसमें चुनावी समीकरण पूरे तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। क्या बागरी परिवार के पुष्पराज बागरी अपना नामांकन वापस लेते हैं? कांग्रेस ने उठाया कोयले की कमी का मुद्दा, कहा अब बढ़ाई जा सकती है बिजली की दरें। कांग्रेस ने रविवार को देश में कोयले की कमी को लेकर कांग्रेस ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और आशंका जताई है कि जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी वैसे ही अब बिजली की दरें भी बढ़ाई जा सकती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कोयले की कमी की जांच की मांग को लेकर जांच की मांग भी की है। कई राज्यों ने कोयले की कमी के मद्देनजर बिजली संकट उत्पन्न होने की चेतावनी दी है, लेकिन कोयला मंत्रालय ने कहा है कि बिजली उत्पादन संयंत्रों की मांग पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त सूखा ईंधन हमारे पास उपलब्ध है। मंत्रालय ने बिजली आपूर्ति में व्यवधान के संबंध में किसी भी भय को पूरी तरह से गलत और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वह उनके दोस्तों के फायदे के लिए मोदी निर्मित बिजली संकट है। मतलब नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए यह संकट उत्पन्न कर रहे हैं, कांग्रेस का यह आरोप है। रमेश ने ट्वीट किया, अचानक हम बिजली संयंत्रों कोयले की आपूर्ति में संकट के बारे में सुन रहे हैं। क्या एक विशेष निजी कंपनी इस संकट से लाभ उठाने के प्रयास में है? लेकिन जांच करेगा कौन? कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की परख नहीं है, इसके पास 24 घंटे झूठ बोलने वाले नेता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। एमपी उपचुनाव को लेकर मैदान बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता चुनाव मैदान में उतर आए हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर प्रचार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एमपी में कांग्रेस के दावेदार कहती हैं कि फसल हम बोते हैं और काटकर कोई और ले जाता है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस में किसी भी कार्यकर्ता की परख नहीं है, इसलिए आज कांग्रेस देश और एमपी में अपना अस्तित्व खोती जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने गरीब कल्याण और जनहित के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। शर्मा ने यह भी कहा कि जब हम कहते हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है या समाप्त होता जा रहा है, तो उसका आशा यह नहीं कि देश और एमपी की जनता केंद्र और राज्य सरकार की इन सेवाभावी नीतियों को सहर्ष स्वीकार कर रही है। हमें जनता के इस विश्वास को बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 24 घंटे झूठ बोलने वाले नेता हैं जो लगातार झूठ और भ्रम फैलाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज केवल ट्विटर पर जिंदा है, उसका जमीन पर कोई आधार नहीं बचा है। अमित शाह का वीडियो शेयर कर फंस गए महाराज, आने लगे ऐसे कमेंट्स। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि 70 सालों में देश में गरीबी हटाओ का जुमला चल रहा था। उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स उनके पुराने वीडियो और बयान शेयर करते हुए उन पर तंज कस रहे हैं। आपको बताते हैं कि ज्योतिराज सिंधिया गृह मंत्री अमित शाह की वीडियो
को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रोटेट करते हुए लिखा, 70 सालों में देश में गरीबी हटाओ का जुमला चल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जरूरतमंद परिवारों के लिए न सिर्फ बड़े निर्णय लिए गए बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न करने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सिंधिया के इस ट्वीट पर तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। रविंद्र गौर नाम के एक ट्विटर यूजर ने उनका पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा की असलियत तो आप स्वयं बता चुके हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा, मतलब आपके पिताश्री ताउम्र 70 सालों से देश में गरीबी हटाओ जुमले के हिस्सेदार रहे हैं। एक कांग्रेस नेता ने भी उनके ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, अरे महाराज जी कुछ तो शर्म करो, इन 70 सालों में आपके पिताजी भी रहे हैं सरकार में, कम से कम उनका योगदान तो छोटा ना करिए। बीजेपी को लगा बड़ा झटका, मंत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ। उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके एक अन्य विधायक संजीव आर्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यशपाल आर्य वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के मंत्री हैं और उनके पास 6 विभाग हैं, परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी विभाग, जबकि संजीव आर्य उनके बेटे हैं। यशपाल आर्य बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक हैं। यशपाल और संजीव आर्य पूर्व में कांग्रेसी नेता ही थे, लेकिन उनका वापस कांग्रेस में जाना कई सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका तो नहीं। क्या प्रदेश की सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं? वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यश गोपाल आर्य और संजीव आर्य का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनकी घर वापसी है, क्योंकि वह पहले कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। आपको बता दें, दिग्गज विधायक यशपाल आर्य ने जुलाई महीने में ही पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्री पद की शपथ ली थी। यशपाल आर्य के साथ विशन सिंह, अरविंद पांडे, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल भी पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। उन्होंने भी इनके साथ ही मंत्रिमंडल में शपथ ली थी। इसके अलावा धन सिंह रावत, रेखा आर्या और यतीश्वरा नंद ने भी मंत्रिमंडल की शपथ ली थी। अब बात करते हैं जहां पर बीजेपी विधायक की कार पर बम से हमला हुआ है और बाल बाल बचे हैं विधायक। हालांकि वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। मामला उड़ीसा विधानसभा में बताया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर के लिए खतरा बन गए महाराज, जाने समीकरण। मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ भी होता रहे, परंतु ग्वालियर चंबल संभाग में राजा एक ही होता है। मार्च 2020 से पहले तक भाजपा के राजा नरेंद्र सिंह तोमर थे और कांग्रेस के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया। परंतु सिंधिया के भाजपा में आने के बाद समीकरण बदल गए हैं। पिछले 18 महीनों में उन्हें 4 प्रमोशन दिए गए हैं। बहुत ही जल्द वह भाजपा में नरेंद्र सिंह तोमर के समकक्ष पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि महाराज बहुत जल्द नरेंद्र सिंह तोमर को पीछे छोड़ देंगे। महाराज नरेंद्र सिंह तोमर को बहुत जल्द पीछे छोड़ देंगे, आखिर कैसे? ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा के दोनों नेता भी बराबरी पर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तौर पर सदस्य में भी शामिल हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा की कार्यकारिणी में सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि ग्वालियर चंबल संभाग का राजा कौन होगा? कौन होगा जो टिकट वितरण करेगा?
दोनों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाए, ग्वालियर की जमीन पर यह कतई संभव नहीं है। आपको बता दें, और यह भी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2023 तक दोनों नेताओं के बीच सीधा संघर्ष शुरू हो जाएगा। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। मात्र 18 महीनों की अवधि में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जमीनी कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया और जमीनी कार्यकर्ता ही नरेंद्र सिंह तोमर के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ही जल्द भाजपा के वफादार, निष्ठावान और जमीनी कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह तोमर के समकक्ष आ गए हैं। अब अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि जल्द ही ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया का कद बढ़ता ही जा रहा है, उससे अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर को पीछे छोड़ देंगे। सिंधिया जब भी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहते हैं तो मध्य प्रदेश का दूसरा नेता उनके सामने टिक नहीं पाता। भारतीय जनता पार्टी भी सिंधिया को बॉस बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। अब आगे देखना होगा कि ग्वालियर चंबल संभाग में क्या होता है, राजनीतिक समीकरण वहां के क्या होते हैं। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर देखना चाहती है? सिंधिया को एमपी में सीएम बनाने की तैयारी कर रही है क्या भाजपा? क्योंकि जिस हिसाब से सिंधिया का दबदबा बढ़ता जा रहा है, उससे अनुमान तो यही लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस नई लिस्ट में मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, लेकिन ऐसे नेता जिनका नाम शामिल किया गया है, जो पिछले कुछ सालों में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, वो नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने बीते 1.5 सालों में ही अपना दबदबा दिखा दिया है। आपको बता दें कि जब सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर रहते हैं तो मध्य प्रदेश का दूसरा नेता उनके सामने टिक नहीं पाता। भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें बिल्कुल बॉस बनाने की पूरी तैयारी कर रही है और कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं, उनकी जनाशीर्वाद यात्रा को देखकर भी यह अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से उनका स्वागत सत्कार हुआ, जिस तरह से आवभगत हुई, दूसरे नेता दिन रात उनकी सेवा में लगे रहे, तो अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में युवाओं के बीच, वैसे ही सिंधिया काफी लोकप्रिय माने जाते हैं और जन आशीर्वाद यात्रा सबके सामने है। सबको पता है कि जन आशीर्वाद यात्रा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का किस तरह भव्य स्वागत किया गया। बीते 1.5 सालों में ही बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या क्या मिला, हम आपको बताएंगे। जब से कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तब से ही उनका दबदबा भाजपा में बढ़ता जा रहा है। भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया को राज्यसभा की टिकट दी गई, उनके समर्थकों को, विधायकों को मंत्री पद दिया गया। 1 साल के अंदर ही वे केंद्र में मंत्री भी बनाए गए और केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई और अब वे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा भी बन गए हैं। यह सब दर्शाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में दबदबा किस तरह बढ़ता जा रहा है। अब यह दबदबा और आगे क्या करता है देखना होगा मध्य प्रदेश की जनता को। मध्य प्रदेश में खाद की लूट के मामले पर सियासत तेज है। कमलनाथ सहित विपक्ष ने साधा है सरकार पर निशाना। मध्य प्रदेश में खाद के मामले को लेकर किसान उग्र रूप ले रहे हैं। मुरैना में किसानों ने सोमवार को खाद से भरा एक ट्रक लूट लिया। हालात ने बेकाबू होते देख मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद किसान बोरिया, जिस तरह लाठीचार्ज शुरू हुआ और किसानों ने बोरियां लेकर भाग गए। इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रदेश में खाद की किल्लत पर विपक्ष जमकर निशाना साध रही है।
खाद मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, एमपी के किसान बिजली और खाद के दोहरे संकट से परेशान हैं। प्रदेश में रबी फसल की बुवाई शुरू हो चुकी है। खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। डीएपी में भारी कमी बनी हुई है और कालाबाजारी हो रही है। किसान खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए हैं। कमलनाथ ने कहा, खुद केंद्रीय कृषि मंत्री के क्षेत्र में बुरी स्थिति है। कमी के कारण खाद की लूट हो रही है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री के क्षेत्र में भी खाद की लूट की घटना हो चुकी है। आपको बता दें कि खाद की लूट के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो भी प्रदेश के सहकारिता मंत्री के क्षेत्र में भी खाद की लूट हो चुकी है। वहीं इस घटना को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, शिवराज जी, बिजली संकट शुरू होते ही खाद की परेशानी में भी ग्रामीण अंचलों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। सरकार किसानों से किस जुर्म का बदला ले रही है? खाद के मामले पर सरकार घिरती नजर आ रही है। वहीं भिंड, मुरैना और ग्वालियर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमले बोल रही है। अब बात करते हैं महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बयान को लेकर। महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बयान पर केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने हमला बोला है। शहादत पर चुप्पी, ड्रग्स पर यारी, समझ आ गई आपकी नीयत। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखा पलटवार किया है। गृह मंत्री ने कहा कि शहादत पर महबूबा चुप्पी साधे हुए हैं और ड्रग्स पर यारी दिखा रहे हैं। वाह महबूबा, समझ आ गई तुम्हारी नीयत। आगे कहा कि आईडी देखकर कश्मीर में लोगों को गोली मारी जा रही है। यह नीयत समझ से परे है। गृह मंत्री ने कहा, प्रदेश में खाद संकट पर गृह मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कालाबाजारी जो भी करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ताकते रह गई प्रियंका गांधी। उधर कांग्रेस, बसपा, पूर्व विधायकों और दर्जन भर कार्यकर्ताओं ने थाम लिया भाजपा का दामन। उत्तर प्रदेश में एक और प्रियंका गांधी ने किसान न्याय रैली को संबोधित करते हुए योगी और मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने कांग्रेस और बसपा को तगड़ा झटका दिया है। दरअसल दोनों दलों के 1 दर्जन से अधिक नेताओं ने भाजपा का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि भाजपा में शामिल होने वाले इन नेताओं में पूर्व विधायक भी शामिल हैं। रविवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के साथ भाजपा के प्रदेश प्रभारी राधा मोहन सिंह ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। मिली जानकारी के अनुसार पनियार के पूर्व विधायक देवनारायण सिंह और सहारनपुर नगर के पूर्व विधायक ने आज भाजपा का दामन थाम लिया है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी से विधान परिषद सदस्य रहे बिजनौर के सुबोध पाराशर पूर्व जिला पंचायत सदस्य रही अपनी पत्नी गायत्री पाराशर के साथ भाजपा ज्वाइन कर ली है। कुशीनगर के हटा से बसपा नेता बीरेन सिंह के साथ ही बाराबांकी के हैदरगढ़ से कांग्रेस के टिकट पर 2012 में चुनाव लड़े आर.के. चौधरी ने भी भाजपा का दामन थाम लिया है। सोनभद्र की बुद्धि से निर्दलीय विधायक रही रूबी प्रसाद, हरदोई से बसपा के पूर्व विधायक वीरेंद्र कुमार पासी, आगर से बसपा से विधायक रही सूरजपाल, वाराणसी के सोहनिया से बसपा नेता डॉक्टर भावना पटेल, बुलंदशहर से राष्ट्रीय लोकदल के नेता वीरेंद्र सिंह लौर, चौधरी प्रताप सिंह तथा वाराणसी के युवा सपा नेता शुभम गुप्ता ने भाजपा की सदस्यता ली है। राजनीतिक कार्यक्रमों को छोड़कर शेष किसी काम पर खर्चा करने सरकार के पास नहीं है पैसा। अब पेट्रोल जैसी होगी बिजली की कीमतों में वृद्धि। मध्य प्रदेश के हालात खराब हैं। यहाँ के नागरिकों को भारत के किसी भी राज्य के दूसरे नागरिकों की तुलना में ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है।
जल्दी हालात और ज्यादा खराब होने वाले हैं, क्योंकि बिजली की कीमतें भी ठीक उसी प्रकार बढ़ने लगी हैं जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ गई थी। इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन अब मात्र 40% रह गया है। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर होती नजर आ रही है। हम बात करें पुराने दिनों की, जब मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन डिमांड से ज्यादा होता था। आज की तारीख में स्थिति यह है कि मध्य प्रदेश में बिजली का उत्पादन मध्य प्रदेश की कुल क्षमता का 40% ही रह गया है। 60% बिजली अभी सेंट्रल सेक्टर से ली जा रही है। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इसकी भरपाई जनता अपने पैसे से करेगी, मतलब इसकी भरपाई आपको ही करनी होगी। आने वाले दिनों में बिजली के दामों में जबरदस्त वृद्धि की जाएगी, या शायद हर महीने थोड़ी थोड़ी करके पेट्रोल की तरह बिजली के दाम भी बढ़ाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के हालत इतने खराब क्यों हैं, यह हम आपको बताते हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की सरकार लगातार लोन लेती जा रही है। लोन पर ब्याज तो लगता है। अब लोन का ब्याज चुकाने के लिए सरकार जनता पर टैक्स बढ़ाती है। लोन की रकम बढ़ाते बढ़ाते अब 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गई है। इसलिए जनता पर टैक्स की दरें भी बढ़ते बढ़ते देश में सबसे ज्यादा हो गई हैं। बावजूद इसके वोटों को लुभाने वाले कामों पर सरकार द्वारा बेहिसाब रुपए खर्च किया जा रहा है। नतीजा यह है कि अभी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए, बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। बिजली बनाने वाला, कोयला खरीदने वाले के लिए पैसे नहीं बचे हैं। सरकारी खर्चे पर मुख्यमंत्री के प्रचार प्रसार वाले राजनीतिक कार्यक्रम को छोड़कर शेष किसी काम के लिए सरकार के पास अब पैसा नहीं बचा है। वहीं उपचुनाव की बात करें तो बागरी परिवार के विरासत पर बगावत के तेवर नजर आ रहे हैं। बीजेपी की बढ़ रही है मुश्किलें। मध्य प्रदेश उपचुनाव सतना के रैगांव में विरासत के लिए बगावत के तेवर अब सामने आने लगे हैं, जहां बागरी परिवार के 5 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए अपनी अपनी दावेदारी ठोक दी है। दरअसल पूर्व मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ विधायक रहे जुगल किशोर बागरी के निधन से रिक्त हुई रैगांव विधानसभा सीट पर उपचुनाव में उनके ही परिवार के 5 लोगों ने चुनाव लड़ने के लिए अपना पर्चा भर दिया है, जिससे भारतीय जनता पार्टी की संकट बढ़ गया है। बागरी परिवार के इन्होंने भरा फार्म, जिन्होंने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किलें। रैगांव उपचुनाव के लिए बागरी परिवार से जिन्होंने फार्म भरा है, उसमें पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक रहे जुगल किशोर बागरी के बड़े बेटे पुष्पराज बागरी तथा उनकी छोटी बहू वंदना ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। जबकि रिश्तों के भतीजे व पूर्व विधायक धीरू बागरी ने पर्चा दाखिल किया है। वहीं रिश्ते की बहू रानी बागरी ने भी अपना नामांकन फॉर्म भरा है। जबकि भारतीय जनता पार्टी ने अपने दिवंगत नेता जुगल किशोर बागरी की बागडोर को संभालने के लिए उनकी छोटी बहू की भतीजी प्रतिमा बागरी को भाजपा से टिकट देकर चुनाव मैदान में उतारा है। अब स्थिति यह लग रही है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव कांग्रेस से कहीं ज्यादा बागरी परिवार से होता दिखाई दे रहा है। अभी तक की जो स्थिति सामने आई है, उसमें भाजपा का मुकाबला कांग्रेस से कहीं ज्यादा बागरी परिवार से होता नजर आ रहा है। 5 ऐसे सदस्य मैदान में एक दूसरे के खिलाफ लड़ने को तैयार हैं, जिनके पारिवारिक रिश्ते एक दूसरे से हैं। बहरहाल फैसला तो जनता के हाथ में है कि वो आने वाले 30 अक्टूबर को कौन से प्रत्याशी को अपनी पसंद बनाते हैं। भाजपा अपनी सीट को कायम रख पाती है या फिर एक ही परिवार के 5 लोगों के चुनाव मैदान में आने से बिसात बदलती है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरह से अभी तक में उम्मीदवारी सामने आई है, उसमें चुनावी समीकरण पूरे तरह बदले हुए नजर आ रहे हैं। अब आगे देखना होगा कि आज नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख है। क्या बागरी परिवार के पुष्पराज बागरी अपना नामांकन वापस लेते हैं? कांग्रेस ने उठाया कोयले की कमी का मुद्दा, कहा अब बढ़ाई जा सकती है बिजली की दरें। कांग्रेस ने रविवार को देश में कोयले की कमी को लेकर कांग्रेस
ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है और आशंका जताई है कि जैसे पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई थी वैसे ही अब बिजली की दरें भी बढ़ाई जा सकती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने कोयले की कमी की जांच की मांग को लेकर जांच की मांग भी की है। कई राज्यों ने कोयले की कमी के मद्देनजर बिजली संकट उत्पन्न होने की चेतावनी दी है, लेकिन कोयला मंत्रालय ने कहा है कि बिजली उत्पादन संयंत्रों की मांग को पूरा करने के लिए देश में पर्याप्त सूखा ईंधन हमारे पास उपलब्ध है। मंत्रालय ने बिजली आपूर्ति में व्यवधान के संबंध में किसी भी भय को पूरी तरह से गलत और निराधार बताते हुए खारिज कर दिया है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि वह उनके दोस्तों के फायदे के लिए मोदी निर्मित बिजली संकट है। मतलब नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों के लिए फायदा पहुंचाने के लिए यह संकट उत्पन्न कर रहे हैं, कांग्रेस का यह आरोप है। रमेश ने ट्वीट किया, अचानक हम बिजली संयंत्रों कोयले की आपूर्ति में संकट के बारे में सुन रहे हैं। क्या एक विशेष निजी कंपनी इस संकट से लाभ उठाने के प्रयास में है? लेकिन जांच करेगा कौन? कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की परख नहीं है, इसके पास 24 घंटे झूठ बोलने वाले नेता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। एमपी उपचुनाव को लेकर मैदान बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों के नेता चुनाव मैदान में उतर आए हैं। खंडवा लोकसभा सीट पर प्रचार करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि एमपी में कांग्रेस के दावेदार कहती हैं कि फसल हम बोते हैं और काटकर कोई और ले जाता है। सच्चाई यह है कि कांग्रेस में किसी भी कार्यकर्ता की परख नहीं है, इसलिए आज कांग्रेस देश और एमपी में अपना अस्तित्व खोती जा रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार ने गरीब कल्याण और जनहित के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। शर्मा ने यह भी कहा कि जब हम कहते हैं कि कांग्रेस का अस्तित्व समाप्त हो गया है या समाप्त होता जा रहा है, तो उसका आशय यह नहीं कि देश और एमपी की जनता केंद्र और राज्य सरकार की इन सेवाभावी नीतियों को सहर्ष स्वीकार कर रही है। हमें जनता के इस विश्वास को बरकरार रखना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास 24 घंटे झूठ बोलने वाले नेता हैं जो लगातार झूठ और भ्रम फैलाते रहते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस आज केवल ट्विटर पर जिंदा है, उसका जमीन पर कोई आधार नहीं बचा है। अमित शाह का वीडियो शेयर कर फंस गए महाराज, आने लगे ऐसे कमेंट्स। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक वीडियो शेयर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर हमला बोलते हुए लिखा कि 70 सालों में देश में गरीबी हटाओ का जुमला चल रहा था। उनके इस ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स उनके पुराने वीडियो और बयान शेयर करते हुए उन पर तंज कस रहे हैं। आपको बताते हैं कि ज्योतिराज सिंधिया गृह मंत्री अमित शाह की वीडियो को अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से रोटेट करते हुए लिखा, 70 सालों में देश में गरीबी हटाओ का जुमला चल रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में जरूरतमंद परिवारों के लिए न सिर्फ बड़े निर्णय लिए गए बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से संपन्न करने की दिशा में भी प्रभावी कदम उठाए गए हैं। सिंधिया के इस ट्वीट पर तमाम लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। रविंद्र गौर नाम के एक ट्विटर यूजर ने उनका पुराना वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि भाजपा की असलियत तो आप स्वयं बता चुके हैं। वहीं एक यूजर ने लिखा, मतलब आपके पिताश्री ताउम्र 70 सालों से देश में गरीबी हटाओ जुमले के हिस्सेदार रहे हैं। एक कांग्रेस नेता ने भी उनके ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, अरे महाराज जी कुछ तो शर्म करो, इन 70 सालों में आपके पिताजी भी रहे हैं सरकार में, कम से कम उनका योगदान तो छोटा न करिए। बीजेपी को लगा बड़ा झटका, मंत्री ने थामा कांग्रेस का हाथ
उत्तराखंड की राजनीति की बात करें तो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके एक अन्य विधायक संजीव आर्य ने भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। यशपाल आर्य वर्तमान में उत्तराखंड सरकार के मंत्री हैं और उनके पास 6 विभाग हैं: परिवहन, समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, निर्वाचन और आबकारी विभाग। जबकि संजीव आर्य उनके बेटे हैं। यशपाल आर्य बाजपुर और उनके बेटे संजीव आर्य नैनीताल सीट से विधायक हैं। यशपाल और संजीव आर्य पूर्व में कांग्रेसी नेता ही थे, लेकिन उनका वापस कांग्रेस में जाना कई सवाल खड़े कर रहा है कि कहीं यह बीजेपी के लिए बड़ा झटका तो नहीं। क्या प्रदेश की सियासी समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं? वहीं अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने यश गोपाल आर्य और संजीव आर्य का स्वागत करते हुए कहा कि यह उनकी घर वापसी है, क्योंकि वह पहले कांग्रेस से ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। आपको बता दें, दिग्गज विधायक यशपाल आर्य ने जुलाई महीने में ही पुष्कर सिंह धामी के साथ मंत्री पद की शपथ ली थी। यशपाल आर्य के साथ विशन सिंह, अरविंद्र पांडे, गणेश जोशी और सुबोध उनियाल भी पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे। उन्होंने भी इनके साथ ही मंत्रिमंडल में शपथ ली थी। इसके अलावा धन सिंह रावत, रेखा आर्या और यतीश्वरा नंद ने भी मंत्रिमंडल की शपथ ली थी। अब बात करते हैं जहां पर बीजेपी विधायक की कार पर बम से हमला हुआ है और बाल बाल बचे हैं विधायक। हालांकि वाहन क्षतिग्रस्त हो गया है। मामला उड़ीसा विधानसभा में बताया जा रहा है। नरेंद्र सिंह तोमर के लिए खतरा बन गए महाराज, जाने समीकरण। मध्य प्रदेश की राजनीति में कुछ भी होता रहे, परंतु ग्वालियर चंबल संभाग में राजा एक ही होता है। मार्च 2020 से पहले तक भाजपा के राजा नरेंद्र सिंह तोमर थे और कांग्रेस के महाराजा ज्योतिरादित्य सिंधिया। परंतु सिंधिया के भाजपा में आने के बाद समीकरण बदल गए हैं। पिछले 18 महीनों में उन्हें 4 प्रमोशन दिए गए हैं। बहुत ही जल्द वह भाजपा में नरेंद्र सिंह तोमर के समकक्ष पहुंच चुके हैं। कहा जा रहा है कि महाराज बहुत जल्द नरेंद्र सिंह तोमर को पीछे छोड़ देंगे। महाराज नरेंद्र सिंह तोमर को बहुत जल्द पीछे छोड़ देंगे। आखिर कैसे? ग्वालियर चंबल संभाग में भाजपा के दोनों नेता भी बराबरी पर हैं। नरेंद्र सिंह तोमर केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तौर पर सदस्य में भी शामिल हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया भी केंद्रीय मंत्री हैं और भाजपा की कार्यकारिणी में सदस्य के तौर पर शामिल किए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि ग्वालियर चंबल संभाग का राजा कौन होगा? कौन होगा जो टिकट वितरण करेगा? दोनों के बीच सीटों का बंटवारा हो जाए ग्वालियर की जमीन पर, यह कतई संभव नहीं है। आपको बता दें, और यह भी माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव 2023 तक दोनों नेताओं के बीच सीधा संघर्ष शुरू हो जाएगा। फिलहाल ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। मात्र 18 महीनों की अवधि में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जमीनी कार्यकर्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया और जमीनी कार्यकर्ता ही नरेंद्र सिंह तोमर के लिए खतरा बनते हुए नजर आ रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत ही जल्द भाजपा के वफादार, निष्ठावान और जमीनी कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह तोमर के समकक्ष आ गए हैं। अब अनुमान यह भी लगाया जा रहा है कि जल्द ही ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर को पीछे छोड़ देंगे, क्योंकि जिस तेजी से भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया का कद बढ़ता ही जा रहा है, उससे अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि बहुत ही जल्द ज्योतिरादित्य सिंधिया नरेंद्र सिंह तोमर को पीछे छोड़ देंगे। सिंधिया जब भी मध्य प्रदेश के दौरे पर रहते हैं तो मध्य प्रदेश का दूसरा नेता उनके सामने टिक नहीं पाता। भारतीय जनता पार्टी भी सिंधिया को बॉस बनाने की पूरी तैयारी कर रही है। अब आगे देखना होगा कि ग्वालियर
चंबल संभाग में क्या होता है? राजनीतिक समीकरण वहां के क्या होते हैं? क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के सीएम के तौर पर देखना चाहती है? सिंधिया को एमपी में सीएम बनाने की तैयारी कर रही है क्या भाजपा? क्योंकि जिस हिसाब से सिंधिया का दबदबा बढ़ता जा रहा है, उससे अनुमान तो यही लगाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। इस नई लिस्ट में मध्य प्रदेश के कई दिग्गज नेताओं को इस लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, लेकिन ऐसे नेता जिनका नाम शामिल किया गया है, जो पिछले कुछ सालों में ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए हैं, वो नेता हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने बीते 1.5 सालों में ही अपना दबदबा दिखा दिया है। आपको बता दें कि जब सिंधिया मध्य प्रदेश के दौरे पर रहते हैं तो मध्य प्रदेश का दूसरा नेता उनके सामने टिक नहीं पाता। भारतीय जनता पार्टी भी उन्हें बिल्कुल बॉस बनाने की पूरी तैयारी कर रही है और कयास तो यह भी लगाए जा रहे हैं, उनकी जन आशीर्वाद यात्रा को देखकर भी यह अनुमान लगाया जा रहा है, जिस तरह से उनका स्वागत सत्कार हुआ, जिस तरह से आवभगत हुई, दूसरे नेता दिन रात उनकी सेवा में लगे रहे, तो अनुमान तो यही लगाया जा रहा है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में युवाओं के बीच, वैसे ही सिंधिया काफी लोकप्रिय माने जाते हैं और जन आशीर्वाद यात्रा सबके सामने है। सबको पता है कि जन आशीर्वाद यात्रा में ज्योतिरादित्य सिंधिया का किस तरह भव्य स्वागत किया गया। बीते 1.5 सालों में ही बीजेपी से ज्योतिरादित्य सिंधिया को क्या क्या मिला, हम आपको बताएंगे। जब से कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुए हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, तब से ही उनका दबदबा भाजपा में बढ़ता जा रहा है। भाजपा में शामिल होने के बाद सिंधिया को राज्यसभा की टिकट दी गई, उनके समर्थकों को, विधायकों को मंत्री पद दिया गया। 1 साल के अंदर ही वे केंद्र में मंत्री भी बनाए गए और केंद्र में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी भी उन्हें दी गई और अब वे पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का हिस्सा भी बन गए हैं। यह सब दर्शाता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भाजपा में दबदबा किस तरह बढ़ता जा रहा है। अब यह दबदबा और आगे क्या करता है, देखना होगा मध्य प्रदेश की जनता को। मध्य प्रदेश में खाद की लूट के मामले पर सियासत तेज है। कमलनाथ सहित विपक्ष ने साधा है सरकार पर निशाना। मध्य प्रदेश में खाद के मामले को लेकर किसान उग्र रूप ले रहे हैं। मुरैना में किसानों ने सोमवार को खाद से भरा एक ट्रक लूट लिया। हालात ने बेकाबू होते देख मौके पर पहुंची पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज भी शुरू कर दिया था, जिसके बाद किसान बोरिया, जिस तरह लाठीचार्ज शुरू हुआ और किसानों ने बोरिया लेकर भाग गए। इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। प्रदेश में खाद की किल्लत पर विपक्ष जमकर निशाना साध रही है। खाद मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, एमपी के किसान बिजली और खाद के दोहरे संकट से परेशान हैं। प्रदेश में रबी फसल की बुवाई शुरू हो चुकी है। खाद नहीं मिलने से किसान परेशान है। डीएपी में भारी कमी बनी हुई है और कालाबाजारी हो रही है। किसान खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए हैं। कमलनाथ ने कहा, खुद केंद्रीय कृषि मंत्री के क्षेत्र में बुरी स्थिति है। कमी के कारण खाद की लूट हो रही है। प्रदेश के सहकारिता मंत्री के क्षेत्र में भी खाद की लूट की घटना हो चुकी है। आपको बता दें कि खाद की लूट के मामले प्रदेश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। वो भी प्रदेश के सहकारिता मंत्री के क्षेत्र में भी खाद की लूट हो चुकी है। वहीं इस घटना को लेकर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने भी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा, शिवराज जी, बिजली संकट शुरू होते ही खाद की परेशानी में भी ग्रामीण अंचलों को बेहाल करना शुरू कर दिया है। सरकार किसानों से किस जुर्म का बदला ले रही है? खाद के मामले पर सरकार घिरती नजर आ रही है। वहीं भिंड, मुरैना और ग्वालियर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर विपक्ष सरकार पर
लगातार हमले बोल रही है। अब बात करते हैं महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बयान को लेकर। महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बयान पर केंद्रीय मंत्री गृह मंत्री ने हमला बोला है। शहादत पर चुप्पी, ड्रग्स पर यारी, समझ आ गई आपकी नीयत। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के भड़काऊ बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने तीखा पलटवार किया है। गृह मंत्री ने कहा कि शहादत पर महबूबा चुप्पी साधे हुए हैं और ड्रग्स पर यारी दिखा रहे हैं। वाह महबूबा, समझ आ गई तुम्हारी नीयत। आगे कहा कि आईडी देखकर कश्मीर में लोगों को गोली मारी जा रही है, यह नीयत समझ से परे है। गृह मंत्री ने कहा प्रदेश में खाद्य संकट पर गृह मंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कालाबाजारी जो भी करेगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।